स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पेपर लीक तोड़ देता है सर। और राजस्थान में पिछले कुछ सालों में हुआ था, अभी कहीं ना कहीं स्टॉपेज लगाया। आरपीएससी ने दो चार भर्तियां सही अच्छी करवाई हैं। जो अपना आरपीएससी का एसआई का पेपर हुआ था सर 2021 में, कैसे स्टूडेंट इस चीज से उबर पाएंगे सर? पेपर लीक से कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखो, इसमें तो मैं तो इतना ही कहूँगा। पहली बात तो ये है कि कई बार होता क्या है कि कुछ गलतियां अपनी होती हैं और अपन सिस्टम में थोप देते हैं। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि सर कुछ लोग ऐसे जो बिना तैयारी के भी निकल गए, हाँ सर। सक्सेस हो गए। बिल्कुल। कुछ लोग जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। लेकिन जो 10%, 20%, 30% जितने लोगों ने भी पैसा देकर पेपर खरीदा, शुरुआत तो हमने की ना। जी सर। इसका एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दूंगा मैं हाँ आपको। सर। कई बार अपन कह देते हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जी। कई बार हम ट्रैफिक पुलिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि 10, 20, 50, 100 रुपए ये सारा सिस्टम चलता है इनके यहाँ। खैर, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से कभी वास्ता पड़ा नहीं है ऐसा, सुनते हैं अपन ऐसा। लेकिन एक बात कभी गौर किया आपने कि कभी भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, सारी चीज़ें ठीक थी, फिर कभी आपसे एक पैसा मांगा हो? कभी नहीं मांगा। गलत हम होते हैं और आरोप सिस्टम पर मढ़ देते हैं आप। इसलिए सिस्टम पर दोष ठहराने से पहले खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा एक बार। जितने सारे एस्पायरेंट्स, ठीक है, आज जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ मेहनत की थी, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, सेलेक्ट हुए थे ईमानदारी के साथ, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, उनके प्रति मेरा दुख है, मैं जाहिर करता हूं मैं कि गलती तो 2-5% ने की, 95% को फिर दोष क्यों, उनको सजा क्यों? भाई, न्याय तो उनके साथ होना चाहिए था, बट ठीक है, न्यायपालिका है, हमारा सिस्टम है। और आज हम जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, तो हमारे को जुडिशरी पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, माने न्यायपालिका पे हमारे को विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी तानाशाही देश में नहीं है, हम डेमोक्रेसी में है। और मानिए जो न्यायपालिका है वो बहुत बेहतर निर्णय करेगी, इतना मैं विश्वास तो दिलाता सर उन बच्चों के साथ जिन्होंने वर्दी पहन ली 2021 में, 4 साल बाद आज उनको उतार के 2005 साल बाद 2026 में आज उनको एग्जाम में फिर बैठना है, कोई अवरेज हो गया है, कोई चीजें छोड़ सके है सर। हूं। देखो और दिलबाग आपने जी, बोली थी सर, एक बात हाँ, बोली थी कि 3 महीने 4 महीने में पढ़ के कोई नौकरी नहीं लग सकता। नहीं ये लग बच्चे सकता। कैसे लगेंगे सर? इनके हाँ, ये साथ तो है। न्यायपालिका न्याय कैसे करेगी? हाँ, थोड़ा सा देखिए, मामला बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन माननीय न्यायपालिका ने भी अगर इतना बड़ा डिसीजन दिया है तो बहुत सारे पहलुओं को मद्देनजर रख के फिर दिया है। माननीय न्यायपालिका कहती भी यही बात है कि ठीक है, आपने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी सही किया है, ठीक है, दोषी कोई व्यक्ति है, वो हो सकता है सजा से वंचित रह जाए, लेकिन निर्दोष एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद न्यायपालिका ने इसी आधार पर निर्णय दिया होगा। और फिर बाकायदा कमीशन को ये आदेश भी तो दिया है जी। कि आप एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाइए। जी। और देखो, मेरा इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, पहली बात तो सिर्फ आरपीएससी ने उन्हीं लोगों को अलाउड किया है जिन लोगों ने वो पेपर दिया था। ये सर 3 दूसरा, लाख 83 हाँ हजार हाँ, बच्चे थे। दूसरा, अगर जिन लोगों ने 4-5 साल बड़ी टिपिकल मेहनत करी है, और उनमें से कम 20% लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जी सर। जी सर। जो बाद में जाकर के आरए जैसे कई सारे एग्जाम्स में सेलेक्ट भी हो गए, स्कूल लेक्चरर में भी वो लोग सेलेक्ट हो गए। आज अगर 2-4-5 महीने उन्होंने रिवीजन कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे वो लोग। तो कुछ लोग सर जो बहुत पुराने टाइम से बैठे हैं, ओवरएज भी हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, नहीं, वो कभी ओवरेज नहीं वाला निकल तो पाए। कमीशन ने रखा है ना कि अगर आप लोगों ने उस समय एग्जाम दिया तो आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसको लेकर। सर आपका कोई क्लासरूम की कोई ऐसी सिग्नेचर ट्रिक बच्चों को बताना चाहते हो जो बच्चा जीवन भर ना भूले, कि अब तुम्हें पॉलिटी ऐसे याद करनी है और एकदम चुटकियों में याद हो जाएगी? देखो, मैं हमेशा, कई बार मुझे ऑफलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स कहते हुए रहते हैं हाँ। कि सर ऐसी कोई ट्रिक बता दो ना आप। तो याद रखना, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में ट्रिक जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ट्रिक काम करती है जो सब्जेक्ट कंसिस्टेंट है, जो सब्जेक्ट स्टेबल है। जी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होगा। त्रैन का युद्ध जिस तारीख को, जिस तिथि को हुआ उसी तारीख को उसी को रहेगा, होगा। कभी चेंज नहीं होगा। प्लासी का युद्ध जिस तारीख को हुआ उसी तारीख को रहेगा। जी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तारीख को भारत आई उसी तारीख को रहेगी। 1947 को भारत आजाद हुआ, 1947 में ही रहेगा। जी सर। लेकिन आज राज्यसभा के 10 सांसद आज हैं, वो आज से 2 साल, 3 साल, 6 साल बाद नहीं रहेंगे। नहीं रहे। तो ये एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पर डे अपडेट करना पड़ेगा ट्रिक्स के साथ, मैं तो कहूंगा। और स्पेशली अगर आप किसी बेहतर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिक्स के चक्कर में ना उलझें। ओके सर। सर मान लेते हैं आपके दादाजी हैं
और वो एक गांव की चौपाल पर बैठे हैं, खाटू श्याम जी हैं। ठीक है। तो आप उनको कैसे बताओगे कि ये फंडामेंटल राइट है या आपके मौलिक आधार है, और वो इतनी छोटी सी चीज में वो समझ जाएगा ठीक है ये मेरा मौलिक अधिकार है? देखो, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो अभी तो खैर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दादाजी हैं रहे मेरे, सॉरी सर। 2006 में उनका देहांत हो गया था। 20 साल की बात हो गई। और दुख इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि मैं बड़ा नज़दीक था दादाजी के। ओके। बड़ा एक अलग प्रकार का अटैचमेंट उनका मेरे प्रति था। अभी भी मुझे याद है कि जब हम लोग खाना खाने बैठते थे तो दादाजी मुझे कभी साइड से रोटी नहीं तोड़ने देते थे, अच्छा, हाँ क्योंकि हाँ, घी होता है गांव सर। में जो होता है वो बीच में डाला बीच जाता में है। डाला जाता है। और वो कहते भी थे कि साइड में खा के क्या करेगा, बीच में खाना यार, आनंद तो यहाँ है, यहाँ से खाता। हाँ। आज देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि परिवार के जितने सारे मेंबर्स हैं उन सब का मेरे प्रति एक स्पेशल अटैचमेंट रहा है शुरू से। बड़े एक अलग प्रकार का आदर भाव जो मिलना चाहिए परिवार में, उससे ज़्यादा मिला है मुझे। जो सम्मान किसी भी परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे मिला है। और दादाजी का तो बड़ा एक स्पेसिफिक अटैचमेंट मेरे प्रति रहा है। मुझे अभी भी याद आता है कि दादाजी सोने के बड़े शौकीन थे। अच्छा। नींद खूब आती थी उनको। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 साफ शब्दों में कहता है कि आप गहरी नींद के साथ सो सकते हैं। गहरी नींद से आपको कोई नहीं जगाएगा। गहरी नींद का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मुझे एक केस याद आता है, रामलीला मैदान वाद। जी हाँ सर। बाबा रामदेव उस समय दिल्ली का रामलीला मैदान था बिल्कुल और सर। उसमें अन्ना हजारे जी के साथ मोमेंट में थे। रात को वहीं रुके थे और शायद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। और वहां से फिर बाबा रामदेव को भागना पड़ा था, साड़ी पहनकर। हाँ, कपड़े बदल करके भागना पड़ा था उनको। कपड़े बदल और फिर माननीय न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार होगा कि वह गहरी नींद में सो सकता है, और गहरी नींद से जगाना आप उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करने जैसा है। तो मैं दादाजी को बताता, खैर आज तो नहीं है, कि दादाजी गहरी नींद में सोने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, वो अच्छे हाँ, वो खाने के शौकीन थे। ठीक है। तो आज जो राइट टू फूड है, जो भोजन का अधिकार है, वो भी हमारा मौलिक अधिकार है। जी सर, जी सर। मान लीजिए कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना घटित हो जाती है, पुलिस अगर पकड़ने के लिए आती है, तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो पहले आपको उसका कारण बताइए कि इस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक से फंडे हैं जिनके माध्यम से मैं बता दिया करूंगा और कई बार बताता रहता हूं मैं। ठीक है सर। तैयारी करने में सबसे बड़ी गलती जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो बार बार करते रहते हैं, तो वो ना करें कोई ऐसी चीज सर, मारवाड़ कॉलिंग के बच्चों को पता चले। आई थिंक जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव रहा है, आज भी मैं दीपक आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, लेकिन आज भी पढ़ना मेरा शौक है। आज भी जब रात को चाहे 15-20 मिनट ही सही, चाहे आधा घंटा ही सही, जब तक मैं पढ़ता नहीं तब तक सुकून की नींद नहीं आती। ठीक है। और जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शायद ही ऐसा कोई वीक निकलता होगा, 15 दिन निकलते होंगे जब मैं कोई नई पुस्तक नहीं ले लेता। हालांकि कई बार होता है ऐसा कि पूरी नहीं पढ़ पाता उनको, लेकिन आज भी बुक्स परचेज करने का एक शौक है। आज भी पढ़ने का शौक है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर आप स्पेशली चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे स्पेशली अगर टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो एक वही टीचर, वही शिक्षक एक बेहतर शिक्षक होता है जो कंसिस्टेंट खुद को अपडेट रखता है। और आप अपडेट तभी रह पाओगे जब आप खुद पढ़ाई करोगे, खुद पढ़ रहे हो, जब आप खुद स्टडी करते रहोगे कंसिस्टेंसी। तो मैं एस्पायरेंट को बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी एग्जाम में फेल होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी इनकंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी नहीं रख पाता वो। जी सर। होता क्या है कि गांव डाणी से जब बच्चा आता है शहर में, बड़े सपने लेकर आता है वो। उसको लगता है कि यार मैं यूं गया, 6 महीने पढ़ा और सेलेक्ट होके आ गया। जयपुर जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जब वो जाता है, वहां की चकाचौंध उसको अंधा कर देती है। जी सर। चीजें समझ ही नहीं आती उसको, और जब तक वो संभलता है तब तक चीजें उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होती है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी। आपने कहा एक, तो मैं एक के साथ एक और बताऊंगा आपको मैं। वो है टाइम टू टाइम खुद का मूल्यांकन करो आप। और मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका जो मेरा है, जो मैं मानता हूं, वो यही है कि जब भी आप रात को सोने जाओ, खुद से एक क्वेश्चन डेली पूछो आप, क्या आज दिन में मैंने मेरे लिए जो भी प्लान्स सेट किए थे, क्या उन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए जितना काम मुझे करना था, क्या वो काम मैंने किया क्या? अगर अंदर से आवाज आती है हाँ, तो आपको सोने का अधिकार है।
आपको राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है, गहरी नींद का अधिकार है। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब अंदर से आपको ना मिला है, फिर आपको सोने का अधिकार नहीं है। ये दो काम अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो मैं कहता हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएगा।